नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बिजोलिया किसान आंदोलन हम पढ़ रहे थे और काफ़ी कुछ उसमें हमने देख लिया था। दूसरे चरण का पूरा घटनाक्रम हम लगभग पढ़ चुके थे। ठीक है। हॉलैंड आयोग जो बैठा, हॉलैंड की अध्यक्षता में, उसमें 4 सदस्य थे और उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वो हमने देखी, जिसमें 35 लाख बागें कम हटा दी गई थी और तलवार बंदाई कर कम किया था। पड़त भूमि कर मुक्त कर दी थी, है ना। और उसमें जो है किसानों पर किए गए मुकदमे वापस ले लिए, किसानों की ज़मीनें लौटा दी गई जो जब्त की गई थी। तो ये बात हम पिछले क्लास में कर चुके थे। यहाँ से ठीक आगे का इतिहास आज हम पढ़ेंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि सर कितना लंबा हो गया बिजोलिया किसान आंदोलन। दरअसल विद्यार्थियों, जब तक उसके एकदम 360 डिग्री अध्ययन नहीं कर लेते हैं तब तक मज़ा नहीं आता पढ़ने में। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितना डिटेल में मैंने बिजोलिया पढ़ाया है उतना आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। और राजस्थान की एक भी ऐसी पुस्तक नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कंटेंट किसी एक पुस्तक में मिल जाए। गाइड हो या रेफरेंस हो या टेक्स्ट बुक हो, तीनों प्रकार की बुक आती हैं, किसी भी बुक में आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है। इसलिए आप मेहनत करना इसी कंटेंट पे बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। और मैं आपको बताऊं, वैसे आज हम इसको पूरा कर ही देंगे, आप चिंता ना करना। ठीक है। तीसरा चरण आज हम करेंगे। ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। ये तो आप लोगों ने तो हेडिंग डाली हुई है, मैं डाल देता हूँ, बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है। इसमें अब हम तृतीय चरण की बात करेंगे। तृतीय चरण। ठीक है। तो तृतीय चरण में क्या आएगा विद्यार्थियों, देखो तृतीय चरण देखो, हॉलैंड की जो रिपोर्ट थी उसको उसके पब्लिश होने के बाद आंदोलन की गति कुछ थमी और किसानों को थोड़ी सी संतुष्टि हुई, मगर इस रिपोर्ट को जो जागीरदार थे उन्होंने ही अस्वीकार कर दिया, है ना। मतलब मेवाड़ रियासत में 16 ठिकाने तो प्रथम श्रेणी के थे, है ना, और 32 ठिकाने द्वितीय श्रेणी के थे और कुछ और भी थे, है ना। तो जो जागीरदार थे उन्होंने इस रिपोर्ट को जो है अस्वीकार किया। और जो राव था, है ना, ठाकुर था बिजोलिया का, उसकी 1923 में शादी हुई। तो शादी के बाद उसने क्या किया, जो रियायतें मतलब जो लाग बागों में छूट दी थी, जो रियायत दी थी, उस रियायत को और राव ने पुनः लागू कर दिया 1923 में, है ना। और इस प्रकार से जो है आंदोलन फिर खड़ा हो जाता है। और इस दरमियान कुछ हुआ यूँ कि जो साधु सीताराम दास थे वो मध्य प्रदेश में थे और विजय सिंह पथिक जो थे वो जेल में थे। विजय सिंह पथिक साहब बेंगू किसान आंदोलन में चले गए थे भाग लेने बीच में, तो वहाँ पे इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। ठीक है। इस प्रकार से बिजोलिया किसान आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। तब माणिकलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय और जो है रमा देवी और तुलसी भील, इनके नेतृत्व में और बिजोलिया किसान आंदोलन आगे बढ़ा। कालांतर में, हाँ, लगभग कालांतर में मैं क्या बताऊं, 1927 में 5 साल की सजा हुई थी विजय सिंह पथिक को बेंगू किसान आंदोलन के दौरान। 1923 से 1923 में कैद किया था, 5 साल की सजा हुई, 27 में छोड़ दिया। ठीक है। 1927 में जब विजय सिंह पथिक बिजोलिया आए तो उन्होंने किसानों से कहा कि ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं, आप भूमि को छोड़ दो, कृषि करना बंद कर दो, भूमि छोड़ दो, भूमि त्याग दो। लेकिन रामनारायण चौधरी ने ये कहा कि आ, यदि हम भूमि छोड़ देंगे, कृषि करना बंद कर देंगे तो हम ही को नुकसान रहेगा और आप जो है ऐसा ना करें। इस प्रकार से विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के बीच में विरोधाभास पैदा हुआ, जिसके चलते विजय सिंह पथिक 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो गए। ठीक है। ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है विद्यार्थियों कि बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक कब अलग हुए, तो 1927 में। जुड़े कब थे, 1916 में जुड़े थे, ध्यान रखना। ठीक है। ये दोनों तिथियों को याद रखना, पूछी जाती हैं। पथिक जी अलग हो गए, उधर किसानों ने जो है पथिक जी के विचार पर अमल करते हुए और भूमि का त्याग कर दिया। भूमि का जब त्याग किया किसानों ने तो राव बड़ा ही निष्ठुर निकला, राव को तनक भी
फर्क नहीं पड़ा किसानों के द्वारा भूमि छोड़ देने पर, और राव ने क्या किया, उस भूमि को अन्य लोगों को बेच दिया। अन्य लोगों को बेच दिया तो तब किसानों की आंखें खुली कि यार हमने तो बड़ा गलत कर दिया, राव को तो अब टैक्स वो दे देगा, राव को अब हमारी आवश्यकता क्या है, और हम हमारी भूमि होते हुए भी हम है जो भूमिहीन हो गए। तब फिर किसानों ने पुनः है जो आंदोलन करना प्रारंभ किया, लेकिन जब तक वो जा चुके थे विजय सिंह पथिक, तो फिर किसानों का नेतृत्व किया जमनालाल बजाज साहब ने, और पुनः भूमि दिलाने का प्रयास किया। माणिकलाल वर्मा इस समय जो है कुंभलगढ़ किले में कैद थे। ठीक है, आते आते समय गुजरता गया और किसानों की कोई सुनते नहीं थे। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, और इस समय मेवाड़ में जो है मेवाड़ रियासत के नए प्रधानमंत्री टी वीर विजय राघवाचार्य बने, और जो राजस्व मंत्री बने वो मोहन लाल मेहता बने। तो मोहनलाल मेहता और टी विजय वीर राघवाचार्य ने किसानों की बातें सुनी, और किसानों की जो भूमि जब्त बेची गई थी 1927 में, उस भूमि को पुनः उन लोगों से छीना, और जिनकी भूमि थी उन्हें लौटा दिया गया। और इस प्रकार से यह जो आंदोलन था 1941 में आके अवसान को प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से बिचौलिया किसान आंदोलन पूरे भारत का सबसे संगठित, दीर्घजीवी और अहिंसात्मक आंदोलन था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अहिंसात्मकता, इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई, कोई लाठी बाटे नहीं चले, कहीं किसी व्यक्ति को कोई खरोंच नहीं आई है ना, इसलिए ये अहिंसात्मक आंदोलन था। ठीक है, इस प्रकार से और बिचौलिया किसान आंदोलन अवसान को प्राप्त होता है, समाप्त होता है 1941 में जाके। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी, मैंने आपको सुना दी। अब एक साथ ही मैं इसको यहाँ पे लिख डालता हूँ, और फिर हम बिचौलिया किसान आंदोलन को पूरा कर लेंगे आज। ठीक है, वैसे आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। विद्यार्थियों, किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो ऐसा ही पढ़ो, एक बार पढ़ो किस्सा खत्म। अब मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरे से जो इस टॉपिक को पढ़ लिया है, उसको ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, और आने वाले 5 साल तक नहीं है, क्योंकि आरपीएससी के का जो पेपर का ट्रेंड है, उस ट्रेंड से 2 कदम आगे मैंने कदम रखते हुए इस टॉपिक को तैयार किया है। तो ये क्या, मैं प्रत्येक टॉपिक को ऐसे ही तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, राजवंशों में मैंने ज़रूर कोताही बरती, मतलब कोताही नहीं बरती, क्योंकि राजवंश इतने विशाल हैं और वहाँ से एक आधा सवाल ही आते हैं। फिर भी मैंने जो शासक पढ़ा दिया, सवाल वहीं से फंसेगा। जो शासक नहीं पढ़ाया वहाँ से सवाल आ गया तो मैं गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन मेरी पुस्तक आ रही है, उस पुस्तक को आप पढ़ लेना, आपका काम बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस पुस्तक में प्रत्येक राजवंश को कवर किया गया है। और एक बात और बता दूं, अपना ऐप भी आ रहा है, ऐप वाले से बात हो गई है फाइनली, और उसने अच्छा रेस्पॉन्स दिया है कि आपका ऐप बन गया है। तो आने वाले 5-7 दिन में अपना ऐप आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इस बात को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तृतीय चरण में हम बात करेंगे हॉलैंड की रिपोर्ट को, यहाँ से ही कर लेते हैं हम, है ना। हॉलैंड, एजीजी थे हॉलैंड, है ना। रिपोर्ट को हॉलैंड की रिपोर्ट को हॉलैंड की रिपोर्ट को जमींदारों ने अस्वीकार किया। जमींदारों ने अस्वीकार किया, अस्वीकार किया। ठीक है, तथा अस्वीकार किया, चलो एक बात तो हुई ये, है ना, अस्वीकार किया। और 1923 में राव के विवाह के समय, विवाह के बाद 1923 में राव का विवाह हुआ। विवाह के बाद राव ने किसानों को दी गई लाग में छूट पुनः लागू कर दी। दी गई लाग में जो छूट दी गई थी हॉलैंड रिपोर्ट में, उसको पुनः लागू कर दी। छूट को पुनः लागू कर दी, पुनः लागू कर दी। ठीक है, पुनः लागू कर दी। इस कारण आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ। ठीक है, इस कारण
आंदोलन पुनः जोर पकड़ने लगा, जोर पकड़ने लगा, वरना शांत हो गया था, जोर पकड़ने लगा। ठीक है, कहानी तो मैं सुनाऊंगा नहीं ना वापस, मैं अभी कहानी पूरी सुना के आया हूँ। तो अब अगला फैक्ट हम लिखेंगे कि इस समय जो थे नेता लोग जो थे वो यहाँ पे थे ही नहीं। साधु सीताराम दास मध्य प्रदेश में थे, है ना। हम लिखेंगे साधु सीताराम दास एमपी थे, एमपी थे। और पथिक जी कैद थे, है ना, कैद थे। ये बेंगू किसान आंदोलन में 1923 में चले गए थे बेंगू में, वहाँ पे किसानों पे बड़े ही अत्याचार हो रहे थे। तो ये वहाँ पे गए तो वहाँ पे पकड़ा और उनको जेल में डाल दिया, 5 साल की सजा दे दी। ठीक है, इस प्रकार से आंदोलन नेतृत्वहीन रहा, है ना। इस प्रकार आंदोलन नेतृत्वहीन रहा, नेतृत्वहीन रहा। मगर मगर जमनालाल बजाज और जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय ये अजमेर के प्रधानमंत्री भी रहे थे। बाद में भारत आज़ाद हुआ उस समय अजमेर के प्रधानमंत्री बने थे हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा और महिलाओं में रमा देवी व तुलसी भील के नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ा, के नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ा। ठीक है, इनके नेतृत्व में आंदोलन जो है आगे बढ़ा। आपको पता होगा रमा देवी भी 1900 और जो है 30 और 1934 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, उसमें 2 बार जेल गई थी, है ना। ये सवाल जो है कई बार पूछा गया है एग्जाम में, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो रमा देवी थी वो 1930 और 1934 में जेल गई थी, ध्यान रखना, है ना, जेल गई। किस संदर्भ में? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ना, CDM में लिख रहा हूं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण रमा देवी 2 बार जेल गई थी, 1930 और 34 में, ध्यान रखना। ठीक है, अब हुआ कुछ यूं कि 1927 में आ जाएंगे वापस पथिक जी छूट कर। ठीक है, वो बात मैं लिखता हूं। 1927 ईस्वी में पथिक जी कैद से बाहर आए वे किसानों को कृषि भूमि त्यागने का सुझाव दिया, है ना, कृषि भूमि त्यागने का सुझाव दिया। मगर रामनारायण चौधरी, ये बेंगू किसान आंदोलन भेजा था इनको ना, रामनारायण चौधरी को ना, रामनारायण चौधरी ने पथिक का विरोध किया, पथिक जी के सुझाव का विरोध किया, पथिक जी के सुझाव का विरोध किया। ठीक है, इसलिए नाराज होने की बात नहीं लिखेंगे हम, इसलिए पथिक जी बिजौलिया आंदोलन से
बिजोलिया आंदोलन, इसलिए पथिक जी बिजोलिया आंदोलन से 1927 ईस्वी में अलग हो गए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कब हुए? 1927 में अलग हुए। एंट्री कब मारी थी? 1916 में मारी थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी, दोनों सने बड़ी महत्वपूर्ण है। अगली बात अब हम लिखेंगे, किसानों ने जो है पथिक जी के सुझाव पर, अगला लिखेंगे मगर किसानों ने पथिक जी के सुझाव पर कृषि भूमि का त्याग कर दिया। कृषि भूमि का त्याग कर दिया, मगर राव को कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर राव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर राव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तथा कोई फर्क नहीं पड़ा तथा राव ने किसानों की भूमि को अन्य लोगों को बेच दिया। किसानों की भूमि को बेच दिया। ठीक है, अब किसानों की भूमि को बेच दिया तो किसानों ने सोचा कि यार ये तो बड़ा दाव जो है उल्टा पड़ गया। मतलब हमने तो सोचा था कि हम कृषि करना छोड़ देंगे तो राव जो है कि मजबूरी में हमको बुलाएगा कि आप आओ और खेती करो, आप जमीन लो। लेकिन इसने तो किसी और को बेच दिया और अब राव को तो टैक्स मिल जाएगा, हम रह गए, मदन गोपाल ठन पाल बन गए, है ना। तो किसान पुनः आंदोलन करेंगे, अब किसके नेतृत्व में? जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ, जमनालाल बजाज के नेतृत्व में किसानों ने पुनः आंदोलन आरंभ किया। ठीक है, अब किसानों ने अपनी कृषि भूमि पुनः लेने हेतु जमनालाल बजाज के नेतृत्व में आंदोलन किया। के नेतृत्व में आंदोलन पुनः आरंभ किया। आंदोलन चल ही रहा था, आंदोलन किया, है ना, मतलब और बढ़ चढ़ के भाग लिया, आंदोलन किया। ठीक है, जमनालाल बजाज के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और क्योंकि इस समय तक माणिकलाल वर्मा जो थे मेवाड़ के प्रसिद्ध नेता थे, मगर माणिकलाल वर्मा कुंभलगढ़ किले में कैद थे। माणिकलाल वर्मा भी है ना, इस समय माणिक्यलाल वर्मा कुंभलगढ़ में कैद थे, है ना, कुंभलगढ़ में कैद थे। ठीक है, जब हम प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये कुंभलगढ़ में कैद क्यों थे, है ना। अभी हम यहाँ पे पूरी कहानी नहीं बता सकते वरना टॉपिक से थोड़ा सा भटक जाएंगे। आप ये ध्यान रखना कि माणिकलाल वर्मा अभी कैद थे और जमनालाल बजाज ने नेतृत्व किया। ध्यान रखना जमनालाल बजाज का नाम। जमनालाल बजाज वैसे जयपुर प्रजामंडल आंदोलन में अधिक आएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। कई बार ऐसा सवाल बन जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किसका संबंध नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में जमनालाल बजाज थे, इससे संबंधित ध्यान रखना, है ना। कहीं आप ये सोचो जमनालाल बजाज का संबंध जयपुर प्रजामंडल से है तो हम इनको बाहर निकाल दें, नहीं, ना, ध्यान रखना। अब आप इसको उतारें विद्यार्थियों, मैं अगली स्लाइड पे आ जाता हूँ। हमारी बात पूरी यहाँ पे हो कि नहीं, आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें, आप इसका स्क्रीनशॉट लें
और अब हम 1938 में मेवाड़ में जो है प्रजामंडल का गठन होगा वो वाली बात लिख के और हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, आपको कहानी पूरी समझ में बढ़िया से आ रही होगी, क्योंकि मैं जो है पूरे कंटेंट को एकदम कहानी फॉर्मेट में लाने का प्रयास करता हूँ हमेशा, है ना। जितने भी तथ्य हैं उनको भी ऐसे नहीं है कि बस एकदम बेतरतीब ढंग से बस यहाँ पे ला के रख दिया और आपको बड़ी समस्या हो रही है कि रट्टा मारना पड़ रहा है। ऐसा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा, ऐसा मेरा प्रयास हमेशा रहता है। ठीक है, तो चलो, मैंने इसको मिटा दिया और अब हम आगे की बात करते हैं। बोल के मैंने कहानी सुना दी, मैं फिर से नहीं बोलूँगा। 1938 में मेवाड़ मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ। तब मेवाड़ के नए प्रधानमंत्री तथा मेवाड़ के नए प्रधानमंत्री, मेवाड़ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ध्यान रखना है ना। मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन बने? टी वीर विजय राघवाचार्य बने, है ना, तथा राजस्व मंत्री मोहनलाल मेहता बने। ठीक है, तथा राजस्व मंत्री मोहनलाल मेहता बने। ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब मैं बात करूं आगे। राजस्व मंत्री मोहनलाल मेहता बने। अब इन लोगों ने क्या किया कि किसानों की बातें सुनी और इनको जो किसान मांग कर रहे थे, अपनी भूमि दिला दो, हमारी भूमि दिला दो, 1927 में जो बेच दी गई थी वह भूमि, और इनको जो है वापस यहाँ पे दिला दी इन दोनों लोगों ने ना। ठीक है, तो इन दोनों का नाम आप बढ़िया से ध्यान रखना, मोहनलाल मेहता का और जो है राघवाचार्य का, है ना, टी राघवाचार्य का। ठीक है, तो ये लीजिए, हम आगे यहाँ पे लिख देते हैं। उक्त दोनों ने किसानों की मांगे सुनते हुए किसानों की मांगे सुनते हुए 1927 में बेची गई 1927 में बेची गई किसानों की भूमि पुनः किसानों को 1941 ईस्वी में लौटा दी गई। ठीक है, लौटा दी गई। इस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन अवसान को प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन अवसान को प्राप्त हुआ। ठीक है, ये विद्यार्थियों भारत का ही सबसे दीर्घजीवी, संगठित और अहिंसक आंदोलन था, जो कि 44 वर्ष तक चला। एक भी व्यक्ति की डेथ नहीं हुई, एक भी व्यक्ति को कोई किसी प्रकार की खरोंच नहीं आई, कोई हिंसा यहाँ पे नहीं हुई थी, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार इस बात को जो है पूछ लिया जाता है, तो मैं जो है अलग कलर के पेन से इस बात को लिखना चाहूंगा। इस प्रकार बिजोलिया
आंदोलन आंदोलन संपूर्ण भारत का दीर्घजीवी मतलब 44 वर्ष चला। दीर्घजीवी संगठित व अहिंसात्मक आंदोलन था। अहिंसात्मक आंदोलन था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था प्यारे साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसमें काफ़ी अधिक समय लिया और हमको मुझे लगता है 3 क्लास या चौथी क्लास में जाके ये पूरा हुआ है। लेकिन जो भी हो, आपको मज़ा आ जाएगा इसको पढ़कर। आप किसी प्रकार का सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मुझे लगता है एक प्रश्न छपेगा यहाँ से। ठीक है, बिजोलिया से छपो, बेंगू से छपो या बूंदी से छपो। बेंगू और बूंदी के किसान आंदोलन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। शेखावाटी से भी आ सकता है और कुछ और भी घटनाएं होंगी नीमराणा वगैरह की, तो वहाँ से भी आ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। आधुनिक राजस्थान से प्रश्नों का जो वेटेज रहता है वो अधिक रहता है बजाय मेडाइवल के ना। इसलिए आप आधुनिक राजस्थान पे यानी कि किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान का जो है प्रजामंडल आंदोलन, इन 4 टॉपिकों को बढ़िया तरीके से तैयार करना। यहाँ से सवाल अधिक आएंगे और मध्यकाल में जो राजवंश हैं वहाँ से सवाल कम आएंगे। ठीक है, तो राजवंश में ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी पुस्तक आएगी उसी को ढंग से पढ़ लेना बस, और अपने द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट, इससे ज़्यादा तो कहीं फंसने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो चलो विद्यार्थियों आप इसको उतार लें और अब हम शुरुआत कर लेते हैं बेंगू किसान आंदोलन की। तो छोटा सा ही है, उसको भी हम जो है तुरंत पूरा कर देंगे, है ना। बेंगू किसान आंदोलन, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने इसको उतार लिया होगा। ठीक है, तो चलो हेडिंग जमा दें आज बेंगू किसान आंदोलन की और कोशिश करते हैं कि उसको पूरा भी कर दें आज। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा दिया हूं और बेंगू किसान आंदोलन हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसका थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा। जैसा कि मेरी हमेशा एक आदत रही है कि पृष्ठभूमि समझे बिना हम किसी भी चीज़ को पूर्णतया नहीं समझ सकते। पृष्ठभूमि कुछ यूँ है कि बेंगू वर्तमान में तो ये चित्तौड़गढ़ में है, एक बात तो ये ध्यान रखो। दूसरी, मेवाड़ जो रियासत थी उसमें प्रथम श्रेणी के कुल 16 ठिकाने हुआ करते थे। उन 16 ठिकानों में से एक ठिकाना बेंगू भी था। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले राजवंशों में पढ़ा चुका हूँ। अमर सिंह नाम का जो शासक था, अमर सिंह द्वितीय, उसने मेवाड़ रियासत में और सामंतों की 2 श्रेणियां बनाई थी। एक प्रथम श्रेणी जो कि 16 ठिकाने, दूसरी श्रेणी 32 ठिकाने। ठीक है, तो उन प्रथम श्रेणियों में एक ठिकाना बेंगू भी आता था, जो कि चूंडावत जागीरदारों के अधीन था और यहाँ पे धाकड़ जाति के किसान अधिक थे। ठीक है, आंदोलन होने का कारण वही था जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन का था, अत्यधिक लाख बागों का होना, करों का होना। ठीक है, अब यहाँ पे घटनाक्रम कुछ यूं हुआ कि विजय सिंह पथिक ने यहाँ पे रामनारायण चौधरी जी को भेजा कि आप जाइए और किसानों की समस्याओं को सुनिए, आखिर क्या बात है, और जो है बेंगू में किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालिए। तो रामनारायण चौधरी साहब आते हैं बेंगू में किसानों का जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए, और उन्होंने दिसंबर 1921 और मई 1922 में मेनाल और मातृकुंडलिया, ये 2 स्थान हैं, इन दोनों स्थानों पर क्रम से 2 सभाएं की, है ना, मेनाल और मातृकुंडलिया में। कब? दिसंबर 1921 और मई 1922 में। ठीक है, और इन आंदोलनों के बाद उसने बेंगू के जो इस समय राव थे अनूप सिंह, उसके ऊपर दबाव बनाया कि आप किसानों की मांगे स्वीकार करें। ठीक है, तब बेंगू के राव अनूप सिंह ने और मार्च 1922 में ही, जून का महीना था, जून 1922 में, और विजय सिंह पथिक
और रामनारायण चौधरी और बूंदी के राव, बेंगू के राव जो थे अनूप सिंह, इन तीनों के बीच में एक समझौता हो जाता है। ठीक है। अब हुआ क्या था कि इस समझौते की अनुमति नहीं ली थी मेवाड़ के महाराणा से, एक तो ये, दूसरी नहीं अंग्रेजों का जो ब्रिटिश रेजिडेंट बैठता था महाराणा के राज्य में, दरबार में, उससे भी अनुमति नहीं ली। इस कारण महाराणा भी नाराज था, अंग्रेज भी नाराज थे। तो महाराणा ने क्या किया, महाराणा भोपाल सिंह थे, महाराणा भोपाल सिंह ने इसको हटा दिया, बेंगू का जो राव था अनूप सिंह, उसको हटा दिया उसके पद से, और बेंगू में पूरा अपना नियंत्रण स्थापित करते हुए अमृतलाल को वहां पे बिठा दिया। वहीं अंग्रेजों ने भी इस समझौते की आलोचना की, विरोध किया, और इसको बोल्शेविक समझौता कहते हुए इसको नकार दिया। और एक सेटलमेंट अधिकारी था ट्रेंच, उसकी अध्यक्षता में एक यहाँ पे आयोग गठित किया जिसको हम ट्रेंच आयोग कहते हैं। ट्रेंच आयोग ने किसानों की समस्याओं का पूरा जायजा लिया और उसने एक रिपोर्ट मार्च 1923 में प्रस्तुत की, जो किसानों के विरुद्ध थी। तो किसानों के विरुद्ध थी, तो किसानों ने इस ट्रेंच आयोग की रिपोर्ट पर जो है बैठक करने के लिए, वार्ता करने के लिए एक बैठक आयोजित की गोविंदपुरा गांव में 13 जुलाई 1923 को। यहाँ पे किसानों की बैठक चल रही थी 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में। वहां पर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिसके चलते रूपा जी और कृपा जी नामक दो किसान शहीद हो गए। ठीक है। और किसानों का जो है दमन अंग्रेज, इन लोगों के द्वारा, राव वगैरह और अंग्रेज भी शामिल थे, इनके द्वारा किया जा रहा था। तब 1923 में बिजौलिया से और विजय सिंह पथिक बेंगू आते हैं। तो जब बेंगू विजय सिंह पथिक साहब आए तो इनको भी पकड़ के और 5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, है ना। मगर किसानों का विरोध लगातार बढ़ रहा था। तब 1925 में आते आते 35 लागें समाप्त कर दी और बेगार प्रथा भी समाप्त कर दी। इस प्रकार से बेंगू किसान आंदोलन यहाँ पे 1925 में समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो ये घटनाक्रम था, मैंने एक साथ ही बोल के आपको सुना दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा क्या मामला था। और अब मैं इसको पूरा एक साथ लिख देता हूँ और फिर आज की क्लास हम समाप्त कर देंगे, है ना। तो चलिए हम एक बेसिक परिचय पहले लिख लेता हूँ मैं ना। परिचय की बात कर लें हम। परिचय की बात करें तो परिचय में मैं बताऊं, बेंगू वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। एक बात तो ये ध्यान रखें, चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। और तत्कालीन समय में बेंगू मेवाड़ रियासत के प्रथम श्रेणी के 16 ठिकानों में से एक था। प्रथम श्रेणी के 16 ठिकानों में से एक था। ठीक है। 16 ठिकानों में से एक था। और यहाँ पे जो शासन चलता था वो चुंडावत जागीरदारों का चलता था, चुंडावत सरदारों का चलता था ना। वही चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दी छतरानी, वो भी चुंडावत था। और ये चुंडा के जो वंशज थे, मोकल, आपको पता होगा, मोकल का जो भाई लगता था ना, हाँ, मतलब राणा लाखा का बेटा था चुंडा, जिसने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि मैं शासन नहीं करूंगा, उसके वंशज चुंडावत कहलाए थे। बढ़िया तरीके से मैंने लाखा में बताया है आपको। तो यहाँ पर चुंडावत जागीरदारों का शासन था। वे धाकड़ जाति के किसान अधिक थे। धाकड़ जाति के किसान अधिक थे। धाकड़ जाति के किसान अधिक थे। ठीक है। तो एक ये बेसिक बात हो गई। घटनाक्रम की बात करते हैं। अब हम सीधे ही घटनाक्रम की बात करते हैं। ठीक है। घटनाक्रम क्या हुआ। कारण विद्यार्थियों वही थे, कारण की मैं बात नहीं करूंगा। कारण तो
अत्यधिक लाग बागे होना और उनको भी बेरहमी के साथ वसूल करना, है ना, और किसी भी समस्या में और किसानों का साथ नहीं देना, ये सारे कारण थे जिसकी वजह से यह आंदोलन हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, बस सीधा लिखेंगे कि विजय सिंह पथिक ने रामनारायण चौधरी को रामनारायण चौधरी को किसानों का नेतृत्व करने बेंगू भेजा। ठीक है, बेंगू भेजा। रामनारायण चौधरी यहाँ आए, किसानों का नेतृत्व संभाला। ठीक है, चौधरी जी ने किसानों का नेतृत्व संभाला, है ना। चौधरी ने बेंगू आकर नेतृत्व संभाला तथा दिसंबर 1921 व मई 1922 को क्रम से मेनाल व मातृकुंडिया में किसानों की बैठकें की, किसानों की सभाएं बुलाई, जिसमें बेंगू के राव क्या नाम था, अनूप सिंह, है ना। बेंगू के राव अनूप सिंह पर किसानों की मांगें मनवाने का दबाव बनाया। ठीक है, तो बेंगू के राव अनूप सिंह पर किसानों की मांगे बनवाने का दबाव बनाया। तब समय था करीब जून 1922 का। जून 1922 में एक समझौता होता है, विजय सिंह पथिक भी यहाँ पर आ गए, और विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और अनूप सिंह, तीनों के मध्य में ये समझौता हुआ। और ये जो समझौता हुआ था, इसमें दरअसल मेवाड़ के महाराणा से और सहमति नहीं ली गई थी, है ना। हम ये बात करेंगे आगे। दबाव बनाया, तब परिणाम स्वरूप लिख सकते हैं, परिणाम स्वरूप सन लिखेंगे हम, ये सन ध्यान रखना, है ना, इस प्रकार से पूछ लेते हैं। जून 1922 में, परिणाम स्वरूप जून 1922 में रामनारायण चौधरी पथिक जी व अनूप सिंह के मध्य एक औपचारिक समझौता हुआ। ठीक है, एक औपचारिक समझौता हुआ। इस समझौते की अनुमति मेवाड़ महाराणा व मेवाड़ ब्रिटिश रेजिडेंट से नहीं
ली गई। इस कारण इस कारण महाराणा ने इस कारण महाराणा ने भोपाल सिंह थे ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस कारण महाराणा भोपाल सिंह ने समझौते को नकार कर अनूप सिंह को जागीर से अपदस्थ किया। जागीर से अपदस्थ करके अमृतलाल को बेंगू का जागीरदार बना दिया, है ना। अमृतलाल को बेंगू का जागीरदार बनाकर बेंगू पर नियंत्रण स्थापित किया। बेंगू पर नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है। बेंगू पर नियंत्रण स्थापित किया। वहीं ब्रिटिश रेजिडेंट ने भी इस समझौते को अस्वीकार करते हुए बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी, ठीक है। ये बात मैं यहाँ पे लिखूंगा। हाथ दर्द करने लगा है दरअसल बहुत फास्ट लिखना पड़ता है। पहले रजिस्टर में, पहले रफ में लिखो, फिर यहाँ पे लिखो, मिटाओ, फिर लिखो, है ना। खैर चलो, बेंगू पर नियंत्रण स्थापित किया। वहीं ब्रिटिशर्स ने भी इसे अस्वीकार करते हुए बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। बोल्शेविक, ये रूस से संबंधित है ना। बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी, ठीक है। बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। अब इस प्रकार से ये मामला हुआ। अब ये एक सेटलमेंट अधिकारी थे ट्रेंच, उसकी अध्यक्षता में एक आयोग बैठाएंगे और वास्तव में मामले की जांच करेंगे कि आखिर क्या हुआ, ठीक है। कहानी मैंने सुनाई दी, आप इसको उतारें, यहाँ पे आएगा नहीं। ट्रेंच आयोग के नाम से एक हेडिंग डालते हैं और उसमें लिखना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम अगली स्लाइड पे इस टॉपिक को जो है इस आंदोलन को पूरा पढ़ देंगे, ठीक है। आपने इसका हेडिंग ये उतार ली होगी या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। और कहानी तो आपको समझ में आ ही रही होगी बढ़िया से, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये लो, मैंने इसको मिटा दिया और अब हम जो है इसको पूरा कर देते हैं, ठीक है। और आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। आप भी कहेंगे कि सर आप, दुनिया आगे बढ़ती है, आप पीछे बढ़ रहे हो, है ना। सारे टीचर्स डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और आप जो है अभी डस्टर के मल्ले दे रहे हो, हैं। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आएंगी। अब जैसे ऐप आ रहा है तो कुछ दिनों बाद डिजिटल बोर्ड भी आएगा, ठीक है। बस सब्र रखना, सब कुछ मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है ना। तो मिल जाएगा। ट्रेंच आयोग, आप यहाँ पे हेडिंग डालें, ट्रेंच आयोग, ठीक है। ट्रेंच आयोग। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, ट्रेंच आयोग की हम बात करें, ट्रेंच आयोग, ठीक है। तो बोल के मैंने घटनाक्रम सुनाई दिया, मैं सीधा लिखूंगा। सेटलमेंट अधिकारी, सेटलमेंट अधिकारी ट्रेंच को बेंगू बेंगू में किसानों की
समस्याओं का निरीक्षण करने या निरीक्षण हेतु अ, नियुक्त किया मतलब पूरा आयोग था, इसमें ये अध्यक्ष थे। ठीक है, ट्रेंच आयोग इसको कहते हैं, ये अध्यक्षता की थी। इन्होंने इन्होंने मार्च 1923 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो कि किसानों के हितों के विरुद्ध थी, जो कि किसानों के हितों के विरुद्ध थी। ठीक है, जो कि किसानों के हितों के विरुद्ध थी। अब विरुद्ध थी तो किसानों ने इस रिपोर्ट पर जो है विस्तृत चर्चा करने के लिए और 13 जुलाई 1923 को और गोविंदपुरा गांव में बैठक की, और उस बैठक में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, और उस लाठीचार्ज में रूपा जी और कृपा जी दोनों किसान मारे गए, बेचारे शहीद हो गए। और इनका बड़ा ही दमन चक्र इन लोगों का जारी रहा, राव का, अंग्रेजों का। ठीक है, तो चलो इन भावों को ऊपर चढ़ाने के बहाने हाथों को कुछ रिलैक्स मिला है, और तो बाकी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, है ना। लेकिन क्या करें, अब लिखना पड़ेगा पूरा। चलो हम लिखते हैं 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में, ये गोविंदपुरा हत्याकांड कहलाता है, ध्यान रखना ना। गोविंदपुरा गांव में किसानों ने उक्त रिपोर्ट पर बहस करने हेतु हम लिख सकते हैं, या उक्त जो रिपोर्ट थी ना, इसके ऊपर बस विचार व्यक्त करने के लिए लिखते हैं, हाँ, है ना, ये कर लेते हैं। उक्त रिपोर्ट पर विचार करने हेतु सभा आयोजित की। ठीक है, सभा आयोजित की, जिसमें किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, व रूपा जी व कृपा जी किसान वीरगति को प्राप्त हुए। रूपा जी व कृपा जी किसान वीरगति को प्राप्त हुए, है ना। और इन लोगों का दमन चक्र इसी प्रकार चल रहा था। ठीक है, तब यहाँ पे जो है विजय सिंह पथिक आते हैं, है ना। 1923 में पथिक जी भी बेंगू आए, मगर कैद करके 5 वर्ष का कारावास इन्हें भी दे दिया गया। ठीक है, 5 वर्ष का कारावास जो है पथिक जी को भी दे दिया गया। मगर किसानों का जो विरोध है लगातार बढ़ रहा था, इस कारण जो है 35 लाख बागें समाप्त कर दी, बेगार प्रथा समाप्त करके 1925 में आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, तो आखिरी बात हमें इसमें लिख देते हैं कि किसानों का विरोध लगातार
बढ़ता देख, बढ़ता देख 35 लाख बागें, 35 लागें वे बेगार प्रथा, वे बेगार प्रथा समाप्त कर दी, समाप्त कर दी गई। ठीक है, इस प्रकार, इस प्रकार 1925 में, ये सन ध्यान रखना, 1925 में बेंगू किसान आंदोलन समाप्त हुआ, बेंगू किसान आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों। इसमें आपको जो है ये बात ध्यान रखनी है, गोविंदपुरा गांव हत्याकांड का संबंध किससे है, और ये तारीख भी ध्यान रखनी है, 13 जुलाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। और ये गोविंदपुरा गांव आपको ध्यान रखना है। गोविंदपुरा गांव में कौन शहीद हुए थे? रूपा जी और कृपा जी शहीद हुए थे। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि रूपा जी कृपा जी का संबंध किस आंदोलन से था, तो बेंगू किसान आंदोलन से था। ट्रेंच आयोग का संबंध किससे था? तो बेंगू किसान आंदोलन से था। गोविंदपुरा हत्याकांड का संबंध किस आंदोलन से था? तो ये सारी बातें पूछते हैं। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो रामनारायण चौधरी ने किया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में पढ़ेंगे बूंदी किसान आंदोलन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।